नमस्कार प्यारे मित्रों। आइए आज बात करेंगे महान्यायवादी महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न 100 में 100% पूछा जाता है। आइए बात करेंगे इसका कार्य क्या होता है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो बात करें भारतीय संविधान में, तो महान्यायवादी का उल्लेख जो भारतीय संविधान में मिलता है वो अनुच्छेद 76 में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पॉइंट पूछा गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है? भारत सरकार के जो विधि संबंधी विषय होते हैं उन पर सलाह देना इसका कार्य होता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें, जो अनुच्छेद 76(1) है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें ये बताया गया जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता जो होता है महान्यायवादी की हो, उसी को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी को। लेकिन योग्यता कैसी होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता उसको महान्यायवादी को होनी चाहिए, तभी उसको महान्यायवादी का पद दिया जाता है। ये याद रखिए। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जो दी जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करें महान्यायवादी, तो महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, लेकिन क्या होता है, वह ना कि सरकारी सेवक होता है। आगे बात करें, जो महान्यायवादी होता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है वो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त होता है, क्योंकि प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो इसलिए सभी न्यायालयों में, जितने भी भारत में उच्च न्यायालय हैं और सर्वोच्च न्यायालय में, सब में जो होता है उसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो सब में अपनी सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पॉइंट पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, महान्यायवादी जो होता है उसके सहायता के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल और उसके अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उसकी सहायता के लिए। फिर बात करें, जो महान्यायवादी होता है भारत का, वो सदस्य नहीं होता है संसद का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वे संसद के जो सदन होते हैं और जो बैठक होती है उसको संबोधित कर सकता है, उसमें बोल सकता है, मतलब कोई भी सजेशन दे सकता है संसद के सदनों में, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं होता है। जैसे कि अगर देखा जाए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो क्या होता है, सभापति होता है। तो वैसे ही जो महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में जो है अपनी बात रख सकता है। जो भी बैठकें हो रही हैं उसमें वो अपनी सुनवाई कर सकता है, तो याद रखिएगा। और उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा गया पॉइंट है। मत देने का अधिकार नहीं होता है महान्यायवादी को। ये अनुच्छेद प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 88 में किया गया। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जब आप कोई चीज़ नोट कर लेते हैं तो उसमें आप याद भी जल्दी हो जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो अनुच्छेद 105 है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो महान्यायवादी होता है अपने पद के आधार पर जो है उसे संसद के सभी विशेष अधिकार जो है प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। संसद के जितने भी अधिकार हैं महान्यायवादी को प्राप्त होते हैं। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 105 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 में किसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में जो कहा गया है वो राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। तो याद रखिए, व्यवस्था किसकी की गई है? तो एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 165 में। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा। महाधिवक्ता की व्यवस्था किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 165 के तहत जो है की गई है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है, लेकिन ये जो होता है महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करें, इसमें जो उच्च न्यायालय होते हैं, राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी योग्यता रखने वाला जो ही राज्यपाल जो नियुक्त करता है महाधिवक्ता को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उसी योग्यता का
जो व्यक्ति होता है उसी को नियुक्त किया जाता है महाधिवक्ता के रूप में। लेकिन कौन करता है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाए, ये राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल जो होता है उसी को, और ये महाधिवक्ता जो होता है वो भी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का। तो इसलिए राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, इसलिए महाधिवक्ता की नियुक्ति जो कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति भी पूछी जाती है तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो महाधिवक्ता होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें, जो महाधिवक्ता है वो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त होता है, वो सुनवाई कर सकता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, महाधिवक्ता जो होता है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। जैसे कि महान्यायवादी जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, महान्यायवादी, वैसे ही महाधिवक्ता जो होता है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। लेकिन क्या होता है, उसको वो भाग ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, जो विधानमंडल की बैठकें होती है उसमें भाग ले सकता है और सुनवाई भी कर सकता है, उसको संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। आपको रिलेटेड करके याद करना है कैसे जी, कि जो महान्यायवादी है उसको क्या योग्यताएं हैं और क्या उसकी क्राइटेरिया है, वैसे ही महाधिवक्ता की क्या क्राइटेरिया है, तो उसको आप रिलेटेड करके जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जो है पद दिए हैं, पदाधिकारी दिए हैं और उनका वेतन दिया है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब प्रथम नागरिक होगा तो उसका जो वेतन होगा वो भी हाईएस्ट होगा, तो 5 लाख रुपए जो होता है वेतन होता है किसका, तो राष्ट्रपति का। इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। फिर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जो होता है उसका वेतन 4 लाख होता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन कोई नहीं होता है, बल्कि ये सभापति जो पद होता है उसका वेतन होता है 4 लाख। अगर जो उपराष्ट्रपति होता है अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा 5 लाख, वरना उसे सभापति वाला ही वेतन मिलेगा, याद रखिएगा। फिर महत्वपूर्ण है कि अगर वो उपराष्ट्रपति जो है वो अगर उसको राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है तो उसको जो है 4 लाख जो वेतन है उसका सभापति वाला वो वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि 5 लाख वाला दिया जाएगा। तो आप एक जो रिलेटेड करके जब आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर बात करें उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो है जगदीश धनखड़ है, याद रखिएगा। फिर राज्यपाल का जो होता है वेतन कितना होता है, तो 3,50,000 होता है, 3,50,000 राज्यपाल का होता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो होता है वो 2,80,000 होता है, और न्यायाधीशों का कितना होता है, तो 2,50,000 होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना होता है, तो 2,50,000 होता है, और मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000। तो ये वेतन भी पूछा जाता है, कभी कभी मैचिंग में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, देखिए यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं 2,50,000 वेतन होता है। फिर आगे बात करें, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो होता है 2,50,000 वेतन होता है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो होता है 2,25,000 वेतन होता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों के, उसमें जो होता है अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना 2,25,000 होता है, और मुख्य न्यायाधीश का जो होता है वो 2,50,000 होता है। तो आप ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो ये जो होता है, क्योंकि योग्यता कैसी होती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी योग्यता रखता है, तो इसको वेतन भी सेम दिया जाता है, 2,50,000 वेतन होता है इसका। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन कितना होता है, तो ये जो होता है 2,50,000 होता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है उनके भी कमेंट करके नाम बताने हैं आपको। फिर आगे बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या इसकी शक्तियां होती हैं, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, इन सभी बातों में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार का एक जो होता है पद होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है वित्तीय प्रणाली का जो है नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। तो याद रखिए, भारत सरकार की जो भी वित्तीय प्रणाली है उनका जो है जो देखभाल करता है, मतलब उस पर नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल करता है उनको, तो ये कार्य किसका होता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है। अगर बात करें इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 148 के अनुसार के देखा जाए
तो ये कहा गया है कि भारत का यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और इसकी नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CAG बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो क्या करता है, जो भी सार्वजनिक धन है उसका संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, तो सार्वजनिक धन का जो है संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणाली का निष्पक्ष प्रधान होता है, ये याद रखिएगा। आपको मेन उद्देश्य ये याद रखना है कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण करना इसका कार्य होता है। अगर इसके जो पद होता है वो कितने साल का होता है, तो 6 साल का पद होता है, ये भी याद रखिएगा। या तो अधिकतम जो होता है वो 65 वर्ष की आयु हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या अधिकतम 65 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर सेवानिवृत्त हो जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो वो जो है भारत सरकार के अधीन या कोई राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद जो है ग्रहण नहीं कर सकता है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, तो उसको जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन किसको रिपोर्ट देता है लेखा संबंधी, तो ये जो देता है राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में किसको देता है, तो राज्य में राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, तो इसको ही देगा रिपोर्ट, तो याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकारी में बात करें तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगर राज्य में आ जाए तो राज्य में जो लेखा संबंधी जो रिपोर्टें हैं वो राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, इसलिए जो है वो राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें भारत की संचयन निधि, तो भारत की संचयन निधि की अगर बात करें तो अनुच्छेद 266 के तहत ये कहा गया है कि भारत और राज्यों की जो संचयन निधियों हैं उसका लोक लेखा का प्रावधान किया गया है, किसमें, तो अनुच्छेद 266 में, याद रखिएगा। इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर आगे बात करें, संसद द्वारा नियोग विधेयक पारित कर जो है भारत की जो संचयन निधि है उसमें से धन निकाल कर जो है व्यय की जाती है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन सा विधेयक जो है पारित कर जो है भारत की संचयन निधि से जो है धन व्यय किया जाता है। आगे बात करें, जो भारत की संचयन निधि है वो किस पे मतलब व्यय किस पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट पूछा गया है। तो बात करें भारत की जो संचयन निधि है उसमें वेतन जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, भत्ता, वेतन और अन्य व्यय जो होते हैं वो भारत की संचयन निधि से आधारित होते हैं, याद रखिएगा। फिर जो दिया जाता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति मतलब बोले तो उपराष्ट्रपति, और जो उपसभापति होता है उसके जो वेतन भत्ते का जो है भारत की संचयन निधि से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भत्ता पेंशन, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन, उनका वेतन नहीं होता है लेकिन उनकी पेंशन जो होती है भारत की संचयन निधि से होती है, याद रखिएगा। और उनका जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका अगर वेतन की बात करें तो वेतन जो है वो राज्य की संचयन निधि से दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो दी जाती है वो भारत की संचयन निधि से दी जाती है। पॉइंट दोनों महत्वपूर्ण है, अलग अलग दी जाती है, वेतन किससे दिया जाता है और पेंशन किससे दी जाती है, तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर आगे बात करें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन ये सब जो है भारत की संचयन निधि से व्यय किए जाते हैं, मतलब भारत की संचयन निधि से ही इनको दिया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर बात करें आकस्मिकता निधि, तो ये जो है भारत का अनुच्छेद 267 जो है संसद राज्य विधानमंडलों में राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है, याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद कौन सा देता है, तो अनुच्छेद 267 देता है, याद रखिएगा। इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। ये जो गठन है वो पूछा जाता है, आकस्मिकता निधि अधिनियम का गठन कब किया गया था, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बात की है महान्यायवादी की, महाधिवक्ता की और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न 100% पूछा जाता है। इसमें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और क्या क्या कार्य होते हैं, कहाँ से इनको वेतन मिलता है, इन सभी बातों पर बात की है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।